Now we'll start 2011 paper 2 chemistry. In the first question is given oxidation state of the metal in the mineral hematite and magnetite respectively are. तो देखो पहले तो दोनों मिनरल्स के फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको. यहाँ पे हेमेटाइट अगर लिखेंगे तो हेमेटाइट इज Fe2O3 और मैग्नेटाइट जो होता है दिस इज Fe3O4. अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे यहाँ पे तो +3 ऑक्सीजन स्टेट आ जाएगा और यहाँ निकालोगे तो +8/3 आ जाएगा. बट अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो Fe2O3 का ऑक्सीजन स्टेट में आयरन +2 आ रहा है और Fe3O4 में +8/3 आ रहा है. बट इफ यू सी द ऑप्शन तो वहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट 2 और 3 का ही ऑप्शन दे रखा है. तो मैं Fe3O4 में तीनों आयरन का ऑक्सीजन स्टेट अलग अलग निकालना पड़ेगा. तो Fe3O4 जो है वो एक मिक्स्ड ऑक्साइड होता है and we may write it as FeO.Fe2O3. तो इसमें जो FeO है इसमें आयरन का ऑक्सीजन स्टेट +2 होगा और जो Fe2O3 है इसमें दोनों आयरन का ऑक्सीजन स्टेट +3 ईच होगा. तो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ iron in hematite will be +3 and magnetite it will be +2 and +3. तो इसका आंसर जो है वो T हो जाएगा. ठीक है. In second question it's given among the following complexes the diamagnetic complex. तो देखो वन बाय वन सारे कॉम्प्लेक्स टैकल करने. सबसे पहला कॉम्प्लेक्स दे रखा है K3FeCN6. So in K3FeCN6 it is iron +3 oxygen state. Configuration will be organ 3d5 Cn- strong field ligand है. तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होने के बावजूद भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा बिकॉज D5 कॉन्फिगरेशन इज लाइक दिस. और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से जब इलेक्ट्रॉन पेयर अप भी करेंगे तो भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा. तो इट इज पैरामैग्नेटिक. और तो इतना लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि पहले ही समझ आ गया था D5 कॉन्फिगरेशन है. तो चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होता चाहे वीक फील्ड लिगेंड होता दोनों ही कंडीशन में पैरामैग्नेटिज्म ही आनी थी. केवल अंतर इस बात पे पड़ना था कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे. वो तो पूछा नहीं गया तो इतना डिटेल नहीं लिखने की जरूरत थी. बट अभी चूंकि एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसकी पूरी बात समझा रहा हूँ. अगले केस में देखो कोबाल्ट का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स है CONH3 ये कोबाल्ट 3+ स्टेट हुआ. दिस इज ऑर्गन 3d6. और इस केस में अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करती है बिकॉज कोबाल्ट इज इन इट्स हायर ऑक्सीजन स्टेट. सेंट्रल एटम हायर ऑक्सीजन स्टेट के केस में अमोनिया का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बिहेवियर होता है. तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे. दैट्स व्हाई इट्स बिहेवियर विल बी डायमैग्नेटिक. ये चीज डायमैग्नेटिक आ जाएगी क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर कर जाएंगे. ओके. एल जो है वो आपका डायमैग्नेटिक हो गया. इसके बाद नेक्स्ट केस आप देखो इस क्वेश्चन को अगर क्विकली करना है तो ऑप्शंस पे भी थोड़ा ध्यान रखा जाता है. तो जैसे एल आंसर आया वैसे बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. अब आपके पास ऑप्शन बच रहे हैं ए सी और डी. तो उसमें देखो एम तीनों में कॉमन है तो एम चेक करना ही नहीं चाहिए. उसके बाद एन देखोगे अगर हम एन चेक कर लेंगे तो सी ऑप्शन हट जाएगा. और उसके बाद अगर ओ चेक कर लोगे तो फाइनल आंसर पता चल जाएगा. तो दिस इज द टेक्निक. और ओ आप आसानी से बता सकते हो कि प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है. ओ जो है वो प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स है साइनाइड के साथ. तो 3D के बाद तो सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करते हैं. तो उसमें पेयरिंग हो ही जानी है तो वो डायमैग्नेटिक जरूर आएगा. तो बस वो डायमैग्नेटिक जरूर आना था. तो बस केवल अब एक चेक करना बचा है दैट इज एन. तो उससे आप फटाफट आंसर तक पहुंच जाओगे. तो ऐसे आपको थोड़े स्टेप्स कम करने होते हैं अपने आप को जल्दी आंसर तक पहुंचाने के. अदरवाइज पूरा सॉल्व करना है तो मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ. तो NiH2O6Cl2 है. तो उसमें भी पता है कि निकेल जो है +2 ऑक्सीजन स्टेट में है. निकेल +2 ऑक्सीजन स्टेट में है तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ निकेल हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है डिफॉल्ट. तो इसमें कुछ चेक करने नहीं था. ये sp3d2 ही आएगा. वाटर कैसा भी लिगेंड होता स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड उससे फर्क ही नहीं पड़ना था क्योंकि इसमें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनना है. तो ये पैरामैग्नेटिक ही आएगा. ठीक है. मैंने एन लिख दिया थोड़ा फॉल्ट हो गई.
दिस इज एन एक्चुअली, ये पैरामैग्नेटिक आएगा। एम वाला कॉम्प्लेक्स अलग था, ऑक्सीडेट कॉम्प्लेक्स था। दिस इज सर्टेनली पैरामैग्नेटिक। ध्यान रखना है एन वाला कॉम्प्लेक्स लिख दिया, बी केयरफुल। दिस इज कॉम्प्लेक्स एन। एम वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑक्सीडेट कॉम्प्लेक्स है, तो दिस इज Na3CO ऑक्सीडेट होल थ्राइस। तो यहाँ पे भी कोबाल्ट 3+ आएगा, और यहाँ पे जो ऑक्सीडेट है उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ट्रीट करते हैं। आपको मैंने पढ़ाते टाइम चीज बताई थी, कोबाल्ट 3+ के साथ ऑक्सीडेट आयन जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। ये भी डायमैग्नेटिक बनेगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स दे रखा है प्लेटिनम वाला K2PtCl6, सॉरी K2PtCl4, ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है। इसमें जो प्लेटिनम है वो D8 कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा, क्योंकि प्लेटिनम 2+ ऑक्सीजन स्टेट में, और Cn- तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही होने चाहिए। 3D के लिए तो चेक करना होता है, 4D 5D सीरीज में सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड ही होते हैं। तो D8 में Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। यहाँ पे DsP2 हाइब्रिडेशन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आएगी, ये डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो ये आपका O हो गया। एंड देन द लास्ट वन इज गिवन जिंक कॉम्प्लेक्स। तो जिंक में तो पता ही है कि डायमैग्नेटिज्म आनी है, तो जिंक वाटर कॉम्प्लेक्स है। एंड एनायन इज ऑफ नाइट्रेट आयन, तो जिंक 2+ का कॉम्प्लेक्स है। तो Zn2+ is 3D8 configuration, sorry 3D10 configuration। Zn2+ is 3D10 configuration, ये डायमैग्नेटिक ही आएगा डिफॉल्ट, क्योंकि इसमें पहले से ही सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो आपके डायमैग्नेटिक के केस हो गए L M O and P, L M O and P। तो उसके हिसाब से आपका आंसर बन जाएगा C। तो यहाँ से चेक कर लो, L डायमैग्नेटिक था, M डायमैग्नेटिक था, K जो है वो पैरामैग्नेटिक था, N डायमैग्नेटिक है और O डायमैग्नेटिक है। देन तो L M O and P, एन जो है वो पैरामैग्नेटिक आ रहा है और के जो है वो पैरामैग्नेटिक आ रहा है। ठीक, then to the next question is given passing H2S into the mixture of Mn2+, Ni2+, copper 2+, Hg2+ ion in an acidified solution। तो अगर एसिडिफाइड सॉल्यूशन लेंगे तो इस सेकंड ग्रुप का रेडिकल हो गया, तो H2S प्लस एसिड है सेकंड ग्रुप रिएजेंट। तो H2S प्लस एसिड जो है ये केवल प्रेसिपिटेट्स ग्रुप 2 ओनली, प्रेसिपिटेट्स ग्रुप 2 बेसिक रेडिकल्स। तो ग्रुप 2 बेसिक रेडिकल कॉपर सल्फाइड है और मर्करी सल्फाइड है। मैग्नीज एंड निकल बिलोंग्स टू ग्रुप 4, तो उनका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। दैट्स व्हाई आंसर ओवर हियर इज ए। अगर ये मीडियम अल्कलाइन कर देते हैं तो ग्रुप 2 एंड ग्रुप 4 दोनों प्रेसिपिटेट करते हैं। हो जाए तो H2S विद HCl है, H2S विद एसिड, यानी कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, तो सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन रेगुलेट हो जाती है, जिससे स्पेसिफिकली ग्रुप 2 प्रेसिपिटेट करता है। ग्रुप 4 प्रेसिपिटेशन के लिए सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो वी जनरली नीड अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन इज गिवन, कंसीडर द फॉलोइंग सेल। आयरन ऑक्सीजन H+ की रिएक्शन करा के इसका E0 दे रखा है 1.67 वोल्ट। At Fe2+ concentration 10⁻³ partial pressure of oxygen 0.1 atm and pH 3 पे इसका सेल पोटेंशियल लिखना है। तो देखो सबसे पहले आपको इस सेल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज रिक्वायर्ड होंगे, तो आप ऑक्सीडेशन हाफ लिख लो, Fe सॉलिड से Fe2+ बना रहे, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा गया तब फाइनल इक्वेशन बन रही है। दूसरा आप लिखेंगे तो O2 + 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 वाटर। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं तो फाइनल इक्वेशन बन रही है जो आपको गिवन है क्वेश्चन में। So the final equation is 2Fe solid plus O2 gaseous plus 4H plus aqueous
gives 2Fe2 plus aqueous plus 2H2O. ये इक्वेशन हुआ, तो उसके लिए n की वैल्यू 2 पता चल गई आपको, वैल्यू ऑफ n विल बी 2, और Q कैलकुलेट करेंगे तो इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ Fe2 प्लस स्क्वायर अपॉन एक्टिव मास ऑफ Fe2 प्लस स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इनटू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन पावर 4। ये आपके लिए Q हो गया। अब गिवन वैल्यूज पुट करके पहले Q निकाल लो। तो Fe2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन 10 पावर माइनस 3 दे रखा है, उसका स्क्वायर, H का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 0.1 दे रखा है, और pH दे रखा है 3, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हो गई 10 टू द पावर माइनस 3 पावर 4। तो अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 5। ठीक है, यहाँ तक ओके। बस इसके बाद लास्ट इक्वेशन लगा दो, E cell इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 by N log of Q। E नॉट सेल गिवन है 1.67 वोल्ट माइनस 0.0591 by 4 log of 10 to the power 5। तो सॉल्व कर लीजिएगा, माइनस 0.0591 by 4 इंटू 5 करेंगे। ये सॉल्व करके आपको फाइनल आंसर रिपोर्ट करना है। एक बार कैलकुलेशन करके चेक करिए फटाफट। सॉल्व होकर 1.57 वोल्ट आना चाहिए, इसके हिसाब से आंसर इसका डी हो जाएगा। थोड़ा फॉल्ट हो गया इसमें, ये सॉल्व होकर 10 टू द पावर 7 आएगा, 5 नहीं आएगा, नीचे 0.1 है, चेक इट केयरफुली। ये सॉल्व होकर 10 टू द पावर 7 आएगा, तो यहाँ पे पावर 7 बनेगी और ये 7 मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये सही आंसर आएगा। 10 पावर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 0.1 इंटू 10 पावर माइनस 3 पावर 4 है, ये 10 टू द पावर 7 बनेगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज क्लोज टू 1.57 वोल्ट। अब जैसे इसमें भी देखो, आपको ये तो क्लियरली पता है कि ऑप्शन बी और सी तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने क्यू वैल्यू जैसे ही निकाल ली उससे आपको पता चल गया कि कुछ ना कुछ सेल पोटेंशियल कम ही होगा। हमें ए और डी में चेक करना था, तो इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन रिक्वायर्ड ही नहीं थी, डायरेक्ट समझ आ जाना था आपको, डी ही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। इट्स गिवन द फ्रीजिंग पॉइंट of the solution containing 0.1 gram of K3FeCN6 in 100 gram of water। फॉर्मूला लगाइए बस इसमें, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू I टाइम्स KF इंटू M। क्वांट ऑफ फैक्टर लिखेंगे K3FeCN6 लिए तो 4 आयन में प्रोड्यूस होगा, तो I विल बी 4, KF वैल्यू इज 1.86। मोलरिटी निकालेंगे तो 0.1 ग्राम है, उसका मोल हो गया 0.1 by 329, इतने मोल्स 100 ग्राम सॉल्वेंट में, तो 1000 ग्राम में कितना होगा, दैट विल बी मोलरिटी। ये आपको सॉल्व करके रिपोर्ट करना है। तो दिस वैल्यू इज 4 इंटू 1.86 डिवाइडेड बाई 329, इतने केल्विन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। और बाद में फ्रीजिंग पॉइंट लिखना है तो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। ये सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 2.26 इंटू 10 पावर माइनस 2 के आसपास आएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर लिखेंगे तो माइनस 2.26 इंटू 10 पावर माइनस 2 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो -2.3 आंसर बन जाएगा आपका। एक बार चेक कर लीजिए फटाफट, तो उसके हिसाब से इसका आंसर ए आ जाएगा। ठीक, then question number 6, it's given amongst the compound given the one that would form brilliant color dye on treatment with NaNO2 dilute HCl followed by addition with alkaline solution of beta naphthol। तो
तो ये आपको पता है कि ये टेस्ट ऑफ एनिलीन होता है। दिस इज एक्चुअली टेस्ट ऑफ एनिलीन, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट जो बनता है वो बीटा नेफ्थॉल के साथ क्रिएट करके डाई बनाता है। तो इस रिएक्शन में सबसे पहले एनिलीन वाला केस मार्क करना है। तो अगर डायरेक्ट आंसर लिखना होता तो सीधे ही बदल जाता है, इसका आंसर सी आएगा, क्योंकि वही डाइजोनियम सॉल्ट बना सकता है। पूरी रिएक्शन लिखनी है तो मैं बता देता हूँ। आंसर लिखना बहुत सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं करना था। अगर आपको सीधे बीटा नेफ्थॉल का एनिलीन का टेस्ट याद आ जाता तो काम बन जाना था। तो उसमें NaNO2HCl ऐड करने से इट विल कन्वर्ट टू डाइजोनियम सॉल्ट, और डाइजोनियम सॉल्ट की बीटा नेफ्थॉल के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शन होती है। तो डाइजोनियम सॉल्ट इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करता है बीटा नेफ्थॉल को। ये आपका बीटा नेफ्थॉल है। पैरा पोजिशन की ब्लॉक है, इसलिए ऑटो पोजिशन पे ग्रुप कंबाइन होगा आके। आपका फाइनल आंसर ये बनेगा। ये आपकी एजो कपलिंग हो गई। ये ब्रिलियंट कलर डाई क्रिएट होती है, ऑरेंज रेड डाई बोल सकते हो आप उसको। दिस इज द डाई फॉर्म। तो कलर उसने मिस कर दिया, अदरवाइज कलर लिखना है तो दिस इज ऑरेंज रेड कलर डाई होती है। टेस्ट ऑफ एनिलीन है प्रॉपर, तो उसके हिसाब से हमारा कंपाउंड जो है वो सी हो गया। केवल आंसर लिखना था तो डायरेक्टली आपको आंसर क्लिक करा था। इसलिए मैंने बोला एडवांस के पेपर में कई बार कीवर्ड्स बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर आप सीधे सीधे कीवर्ड्स भी याद रखते हो तो इट विल बी हेल्पफुल टू रीच टू द आंसर क्विकली। पूरा प्रोसेस लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट पहले ही टेस्ट पढ़ते ही समझ आ गया एनिलीन का टेस्ट है तो फर्स्ट वो में आप आंसर सी लिख सकते थे। नो नीड टू चेक फर्दर। और तो मैंने पूरी रिएक्शन लिख दी, क्योंकि कंपाउंड तो उसने पूछा नहीं है। ए बी जो है वो एनिलीन नहीं है, सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, तो उसमें एच है ही नहीं, तो डाइजोनियम सॉल्ट बनने का स्कोप खत्म। और डी जो है वो 1 डिग्री अमाइन है, तो वहाँ पे भी डाइजोनियम सॉल्ट नहीं मिलता, कार्बोकेटाइन बन के अल्कोहल बन जाएगा सीधे। ठीक है। Then question number 7 is given the major product of the following reaction. Major product of the following reaction. तो उसमें देखो क्या होगा कि आपके पास एक अल्कोहल है, उसका अटैक कराना है हमें। H+ मीडियम में। तो उसकी रिएक्शन अगर लिखी जाएगी, ये कंपाउंड गिवन है। और हमारे पास RCH2OH ये न्यूक्लियोफाइल है, एंड वी हैव H+। तो हमें H+ ऐसी जगह प्लेस करना है जहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बने वो स्टेबलाइज करे। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि इसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर अगर ट्रांसफर करेंगे रेजोनेंस में, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन इस H+ को डोनेट करेंगे पहले। सो इन फर्स्ट स्टेप वील गेट दिस प्लस, एंड यहाँ पे एक H कनेक्ट होकर आ जाएगा। अब देख रहे हो जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है वो एक्चुअली में बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड है, तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कार्बोकेटाइन एक्चुअली में इस लोकेशन पे बन रहा है, जो कि बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज करके हमने एडजेसेंट साइट लिखी हुई है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है उसी पे अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। ये अल्कोहल का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड पे अटैक करेगा। और आपको रिएक्शन देख के समझ में आ गया होगा ये एसीटल फॉर्मेशन है। और H+ यहाँ पे कैटालिटिक काम कर रहा था, तो H+ वैसे रिमूव हो जाएगा। अब आपको कोई एक ही कार्बन पे दो इथीरियल लिंकेज क्रिएट हो गए, दिस फॉर्म इज कॉल्ड एसीटल। हमारा आंसर जो होगा वो होगा बी।
समझ आई बात? पहले H प्लस देके कार्बोकेटाइन क्रिएट किया और कार्बोकेटाइन पे RCH2OH का अटैक हुआ। RCH2OH न्यूक्लियोफिलिक साइट है तो उसका डायरेक्ट अटैक एल्कीन पे नहीं हो सकता था, इसलिए H प्लस तो नीडेड ही था। ठीक है, एनाइट्रस कंडीशन इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हाइड्रेटेड कंडीशन होता तो वाटर का अटैक हो सकता था, तो वो कंडीशन अवॉइड करने के लिए पहले ही एनाइट्रस कंडीशन लिख दी गई है। तो अटैक अल्कोहल का ही होना है, तो इट विल फॉर्म एसिटल। अगर वाटर हो जाता तो हेमी एसिटल फॉर्मेशन भी हो सकता है। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन इज गिवन, फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज। तो उस कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर देख के आपको बताना है कि ये कौन से टाइप का फॉर्म है। सो इट इज एल्डोज, कीटोज, फ्यूरनोज, पायरनोज, इस तरह का फॉर्म डिसाइड करना है। तो आप देखो, इसको डिसाइड करने का तरीका बताया था कि 6 मेंबर रिंग से पायरनोज होता है, 5 मेंबर रिंग से फ्यूरनोज होता है। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करने हैं, उससे हमें आउटपुट पता चलेगा। एक बार ही सबसे पहले आप इसका एनोमरिक कार्बन मार्क करेंगे। तो आपको एनोमरिक कार्बन ये समझ आ रहा है? तो ये देखिए, हेमी एसिटल लिंकेज है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब इस हेमी एसिटल लिंकेज में जो OH ग्रुप की लोकेशन है वो ध्यान से देखो, वो अब बनी हुई है, तो इसका मतलब ये बीटा पोजीशन है। तो ये बीटा पाइनोज हुआ स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है, और अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप होता तो उसमें CH2OH प्रेजेंट होता, बट सीधे OH ग्रुप दिख रहा है अलॉन्ग विद H। क्योंकि आपको पता है कि जो फॉर्मेशन होता है हेमी एसिटल लिंकेज में, उसमें यहाँ पे जो ग्रुप लगा होता है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, जिस कार्बन पे हेमी एसिटल लिंकेज हो रहा है उसकी जो दूसरी वैलेंसी है उससे पता चलेगा कि वो एल्डिहाइडिक ग्रुप था कि कीटोनिक ग्रुप था। यहाँ पे H देख के पता चल रहा है कि इस पोजीशन पे डेफिनेटली H रहा होगा, राइट? तो इससे पता चल गया कि एल्डोज शुगर है। H से हमें पता चल गया कि ये एल्डोज शुगर थी, और 6 कार्बन है इसलिए एल्डो हेक्सोज लिखेंगे। तो इसके हिसाब से इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। समझ आया? चेयर कॉन्फर्मर में इक्वेटोरियल पोजीशन, आप जहाँ पे इसमें लिखा है उसकी पोजीशन देख के लिखना है, इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन से डिसाइड करना है। तो OH अप और H डाउन लगा हुआ है, तो ये बीटा पोजीशन है। 6 मेंबर रिंग है इसलिए पायरनोज, और एल्डिहाइड ग्रुप हमने H देख के डिसाइड कर लिया, तो दिस इज एक्चुअली एल्डो हेक्सोज या बीटा पायरनोज। बीटा पायरनोज ऑप्शन में नहीं है, तो राइट एल्डो हेक्सोज। ओके, सो इट्स आंसर इज बी। सर एक बार फिर से बता दीजिए एल्डो कैसे डिसाइड किया? मैंने बोला कि एनोमरिक कार्बन पहले चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप चला जाता है देखो पहचानने के लिए। आपको कोई भी कार्बोहाइड्रेट पहचानना है तो उसको पहले स्टेप बाय स्टेप चेक किया जाता है। जैसे मान लो मैं आपके लिए भी एक बार फिर से ड्रॉ कर दूँ उसको। देखो, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिससे सारी चीज़ें पहचानी जाती है। मैं 2-3 बार आपको चीज़ बता चुका हूँ, फिर से देख लो अगर आप कंफ्यूज हो। ये CH2OH देख के डिसाइड होता है कि डी फॉर्म है कि एल फॉर्म है। तो अगर ये CH2OH आपका अप लगा हुआ है तो इससे पहले ही पता चल जाता है ये डी फॉर्म है। अगर ये डाउन लगा होता है तो एल फॉर्म होती है। इसके बाद दूसरी चीज़ जो चेक करते हैं वो इस OH पोजीशन से डिसाइड करते हैं। अगर ये OH पोजीशन डाउन लगी होती है तो ये अल्फा फॉर्म होती है, अप होता है तो बीटा फॉर्म होती है। अल्फा फॉर्म पता चलता है डाउन से, अगर ये अप लगा होता है तो ये बीटा फॉर्म होती है। ठीक है, और तीसरी चीज जो यहाँ पे वैलेंसी लिखी होगी उससे पता चलेगा। यहाँ पे अगर आपने H लिख रखा है तो ये एल्डिहाइड पता चल रहा है,
और यहाँ CH2OH होता है तो ये कीटोन पता चलता है। इससे आपको पता चल रहा है कि एल्डिहाइड ग्रुप था स्टार्टिंग में, क्योंकि एल्डिहाइड के कीटोनिक ग्रुप इस वैलेंसी से पता चलेगा। अभी इसको आप फ्रक्टोज के लिए चेक कर लो तो आपको समझ आ जाएगा। फ्रक्टोज के केस में CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, फ्रक्टोज आपका ये होता है। फ्रक्टोज में ऑक्सीजन का लोन पेयर इस साइड पर अटैक करता है, ये 5 कार्बन की रिंग बनती है। यहाँ जो CH2OH आप लगा के ये इसकी डी फॉर्म डिसाइड कर रहा है। यहाँ से इसका ये डी फॉर्म पता चल रहा है आपको, और यहाँ वाली पोजीशन पे OH अप और डाउन से बाकी स्टेटस पता चल रहा है। तो यहाँ पे अगर OH ऊपर लगा रखा है तो ये बीटा फॉर्म हो गई, और नीचे देखो CH2OH लिखा है, H नहीं है। यहाँ पे CH2OH है, नो H इज प्रेजेंट, तो ये आपका कीटोस पता चलता है। ये इसके एनालिसिस है। तो एनोमरिक कार्बन पे OH के साथ H होगा तो एल्डिहाइड ग्रुप कंफर्म होता है, OH के साथ CH2OH या कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा तो कीटोनिक ग्रुप कंफर्म होगा। जो CH2OH लिखा होता है फिफ्थ पोजीशन या सिक्स कार्बन जो होता है CH2OH, वो पोजीशन चेक करनी होती है। तो अगर आप लगा होता है तो डी फॉर्म होता है, डाउन लिखा होता है तो एल फॉर्म होता है, और एनोमरिक कार्बन का OH डाउन होता है तो अल्फा फॉर्म होती है, अप होता है तो बीटा फॉर्म होती है। बस इस सब केस में एक चीज का ध्यान रखना होता है, जो एनोमरिक वाली ऑक्सीजन है या हेमी एसिडल वाली जो ऑक्सीजन है वो टॉप कॉर्नर पे होनी चाहिए, टॉप राइट कॉर्नर। ये लोकेशन बस सबसे पहले चेक करी जाती है। अगर इसको उल्टा बना दिया गया, इसकी मिरर इमेज कर दी गई, तो जो चीज़ आप थी वो डाउन हो जाएगी, तो सब चीज़ें उल्टी हो जाएंगी एग्जैक्टली। तो जो चीज़ मैंने जैसे बताई वो एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगी। उसके सामने मिरर लगाओगे तो ये ऑक्सीजन जो है लेफ्ट की जगह क्या राइट की जगह लेफ्ट चली जाएगी, तो सारी वैलेंसी जो आप थी वो डाउन होगी, डाउन वाली अप हो जाएगी, फ्लिपिंग होगी रिंग की एक तरीके से। तो आपको पता है कि चेयर कॉन्फॉर्मर की अगर फ्लिपिंग कराते हैं तो जो एक्सियल होता है वो इक्विटोरियल हो जाता है, जो इक्विटोरियल होता है वो एक्सियल हो जाता है, मतलब जो अप था वो डाउन हो जाएगा, डाउन वाला अप हो जाएगा। ठीक है। Yes, sir. Question number 9. 97 reduction of the metal center in the aqueous permanganate ion involves। अब देखो KMnO4 के रिडक्शन के केसेस पूछे गए, तो आपको पता है KMnO4 अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके से चेंज होता है। KMnO4 Mn2+ में कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम में, KMnO4 कन्वर्ट होता है MnO4 2- में स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में, और KMnO4 कन्वर्ट होता है MnO2 में इन वीकली बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में, वीकली बेसिक और न्यूट्रल मीडियम। 3 तरह के चेंजेस हैं इसके रिडॉक्स में, और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज चेक करोगे तो पहले वाले केस में 5 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है, दूसरे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है, तीसरे वाले में 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है। तो पहले केस में लिखा है 3 इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल मीडियम करेक्ट, 5 इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल मीडियम इनकरेक्ट, 3 इलेक्ट्रॉन इन एल्कलाइन मीडियम ये भी करेक्ट हो गया, क्योंकि स्ट्रांगली और वीकली नहीं लिखा हुआ है, तो अल्कलाइन मीडियम वीकली स्ट्रांगली कोई भी केस ले सकते हैं, तो अगर वीकली वाला केस ले लोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन करेक्ट हो जाएगा, और 5 इलेक्ट्रॉन इन एसिडिक मीडियम ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ACD। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ACD। इसमें सी ऑप्शन पे बस ध्यान दे लो, वो इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी में यहाँ देखो केवल एल्काइन मीडियम लिखा हुआ है, तो उसको हम दोनों केस कंसीडर कर सकते हैं, ये भी मान सकते हैं और ये भी मान सकते हैं। तो वीकली बेसिक के हिसाब से 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज एकदम ठीक लिखा हुआ है, तो इसका आंसर ACD लिख देंगे, बिकॉज एल्काइन मीडियम में उसने मेंशन नहीं करा स्ट्रांगली या वीकली। स्ट्रांगली लिख देता तो 1 इलेक्ट्रॉन कर देते, वीकली लिख देता तो 3 इलेक्ट्रॉन लिख देते, क्योंकि डिफाइन नहीं करा तो दोनों में से कोई भी केस लिया जा सकता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कंसीडर कर सकते हैं। तो मल्टी करेक्ट के केस में इसका आंसर ACD लिखा जा सकता है। न्यूट्रल मीडियम में 5 नहीं हो सकता, वो कंफर्म है, तो आंसर इज ACD। ठीक है।
देखो ये कितना बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब हम लोग रेडॉक्स पढ़ते टाइम सबसे पहले ये चीज़ यही सीखते हैं, लेकिन ये सवाल मल्टी करेक्ट के केस की वजह से बहुत सारे लोगों का फंस जाना है, क्योंकि वो ऑप्शन सी में अटकेंगे जाके। अब ये मेन कॉन्सेप्ट होता है जो एडवांस लेवल पे जानना जरूरी होता है। इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मुझे लगता है शायद ही कोई बच्चा होगा जो जे एडवांस का पेपर लिखने जा रहा है और उसको ये कॉन्सेप्ट ना मालूम हो, बट आई कैन से इट विद गारंटी कि 50% से ज्यादा लोगों ने ये सवाल गलत कर दिया होगा। अभी मल्टी करेक्ट ऑप्शन के साथ पार्शियल मार्किंग होने लगी है, तो ये बहुत सेफ हो गया है। तो उस स्थिति में बच्चा इसका आंसर ए डी लगा के काम चला सकता था, पर उतना दिमाग भी बहुत कम बच्चे अप्लाई कर पाते हैं, वो सी आंसर जरूर लगाता है या छोड़ देता, कुछ ना कुछ गलती जरूर करता। सी लगाने वाले तो सेफ साइड चले गए, छोड़ने की कंडीशन में तो पार्शियल मार्किंग का लॉस हुआ। अगर करंट डेज की बात करें, जिस टाइम का ये पेपर है उस समय पार्शियल मार्किंग नहीं होती थी, एग्जैक्ट माइनस में नंबर मिलते थे। तो ऑप्शन सी छोड़ने के केस में भी माइनस में नंबर मिल रहे थे, इवन इफ यू आर मार्क्ड ए एंड डी यू विल गेट माइनस मार्क्स। तो उस केस में सवाल बहुत टिपिकल हो गया। अब ये क्वेश्चन पेपर की एक्चुअल डिफिकल्टी है जो उसी को पता होती है जिसने पेपर लिखा है, ये उसको नहीं पता चलती जो पेपर बाद में अटेम्प्ट कर रहा है, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल डिफिकल्टी नहीं पता। आपको प्रैक्टिकल डिफिकल्टी सीखनी है, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करने के लिए बोला हुआ है, बिकॉज ऑल दीज पेपर्स एक्चुअली एक्सप्लेन्स यू द प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ऑफ द एडवांस पेपर। तो उस पर बहुत ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन में क्या खास बात रही होगी जिसकी वजह से लोग स्ट्रगल करें। तो स्ट्रगलिंग पॉइंट यहाँ पे ये था कि उसने एल्कलाइन मीडियम लिखा, अब वो स्ट्रांगली है कि वीकली है ये मिस हो जाता है। या हम कई बार गलती कर देते हैं, हम क्या करते हैं MnO4 से MnO2 पढ़ते ही न्यूट्रल मीडियम, उसको वीकली बेसिक साथ में पढ़ते ही नहीं, हम उसको पढ़ते ही ऐसे एसिडिक बेसिक न्यूट्रल। तो हमारे दिमाग में आता ही नहीं है कि वीकली बेसिक मीडियम भी होता है MnO4 माइनस से MnO2 के लिए। अगर आपने इसकी रिएक्शन कभी देखी होगी, या मैंने आपको डी ब्लॉक के टाइम पे पढ़ाई भी थी अगर आपको याद हो, तो MnO4 न्यूट्रल मीडियम में आई माइनस का ऑक्सीडेशन सिखाया था IO3 माइनस में, बहुत स्टैंडर्ड रिएक्शन है। वहाँ पर स्पेसिफिक अगर आप उस रिएक्शन को देखोगे तो उसमें KOH लिखा हुआ रिएक्शन में, बैलेंसिंग में KOH नहीं लिखा होता। अगर यह काम आप करोगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि वीकली बेसिक मीडियम नीडेड है। स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में डायरेक्टली MnO4 माइनस MnO2 में कन्वर्ट होता है, वहाँ फैक्टर 1 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कंफ्यूज कर रहे हो तो बैलेंस करके लिख लेना, तो आपको इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अदरवाइज बहुत स्टैंडर्ड है, सब ऑक्सीडेशन स्टेट से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, मतलब इतना तो सबको ही क्लियर होता है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना मालूम है। ऑक्सीजन स्टेट बस लिखो एक बार, +7 से +2 चेंज ये है, ये +7 से +6 का चेंज है, और ये +7 से +4 का चेंज है। उसके बेसिस पे हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज लिखा हुआ है। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चन नंबर 10 इट्स गिवन कॉपर प्लस से कॉपर 0 प्लस कॉपर 2 प्लस दिया हुआ है, तो ये हमारी रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। उसने पूछा है इन द एक्वस मीडियम एट 25 डिग्री सेल्सियस शिफ्ट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट इन प्रेजेंस ऑफ, तो शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट इन प्रेजेंस ऑफ मतलब आपको कॉपर +1 फॉर्म की स्टेबिलिटी भी जाना है। आपको इसमें कॉपर +1 फॉर्म की स्टेबिलिटी क्रिएट करनी है, तो आपको बताना है इनमें से किस आयन के साथ ऐसा पॉसिबल है, राइट। तो बेसिकली आपको पता है कि क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस साइनाइड एंड क्यूप्रस थायोसाइनाइड, ये तीनों इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, यानी कि रिएक्शन प्रेसिपिटेशन की डायरेक्शन में चलने लगेगी तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। टुवर्ड्स लेफ्ट मतलब बैकवर्ड शिफ्ट चाहिए आपको। सो बैकवर्ड शिफ्ट केवल तभी पॉसिबल है क्योंकि आपको पता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन फीजिबल होती है। तो एक्चुअली में तो ये रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड आएगी, बैकवर्ड शिफ्ट ले जाने के लिए क्या करना पड़ सकता है, क्यूप्रस फॉर्म को प्रेसिपिटेट करा दो, तो Cu2Cl2, Cu2SCl2 and Cu2Cl2 all are insoluble in water। कैसे पता चला, क्योंकि आपको क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी के बता रखा है मैंने। केवल फर्स्ट ग्रुप बेसिक मीडियम क्लोराइड यानी PbCl2, AgCl और Ag2Cl2, और उसमें एक अलग से बात कराया था क्यूप्रस क्लोराइड। तो 4 क्लोराइड होते हैं जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। अगर आप सॉल्युबिलिटी टेबल पढ़ोगे पैकेज में तो आपको पता चलेगा 4 क्लोराइड मैंने मार्क कराए थे, PbCl2, AgCl, Ag2Cl2, और कॉपर के केस में स्पेसिफाई करके लिखवाया था आपको क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2। ये 4 क्लोराइड है जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। क्लोराइड आपको पता चल गया, इसके बाद अब क्लोराइड पता चल गया तो इसका बाद हैलाइड्स का केस पता चल गया। और Cn माइनस और SCn माइनस क्या होता है, सूडो हेलोजेंस, तो इनका बिहेवियर बिल्कुल वैसे होगा जैसे हेलोजेंस का होता है। तो यहाँ पे Cn माइनस एंड SCn माइनस जो है वो सूडो हेलाइड्स है। तो हम उसी लॉजिक से बता सकते हैं कि जो चीज़ क्लोराइड के साथ होगी वही सूडो हेलाइड्स के साथ होगी। तो जब ये इनसॉल्युबल इन वाटर है तो लेफ्ट साइड में जाने से प्रेसिपिटेशन होगा, तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो उसका आंसर हो जाएगा BCD। सर एक बार सूडो हैलाइड्स बता दीजिए। सूडो हेलाइड्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जिनका बिहेवियर हेलोजेंस की तरह होता है। सिंपल लॉजिक है उसमें।
ज्यादातर केस देखोगे तो उनमें सब में एक ऑक्सीजन मिलेगी, CN माइनस, SCN माइनस, OCN माइनस, N3 माइनस, इवन एक केस और भी होता है। ये सब सूडो हैलाइड्स रिएक्शंस लाइक चार्ज -1 हो और उसमें नाइट्रोजन हो। मोस्टली एक नाइट्रोजन होती है, मतलब ये सबसे आसान तरीका होता है पहचानने का। और तो एग्जांपल्स लर्न करके क्या रखे जाते हैं, लेकिन याद रखने में एक क्लू रखा जाता है दिमाग में, नाइट्रोजन मोस्टली प्रेजेंट होता है सारे सूडो हैलाइड्स में। Then question number 11. Question number 11 is given the first order reaction 2N2O5 is 4NO2 plus O2. उसने पूछा था concentration of reactant decreases exponentially with time. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको पता है C इक्वल टू C0 इंटू ई रेज पावर माइनस लैम्डा AT होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्सपोनेंशियल प्रोसेस होता है, C इक्वल टू C0 इंटू ई रेज पावर माइनस KT। तो कॉन्सेंट्रेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है, सही है, स्टेटमेंट 1 करें। दूसरे केस में लिखा है द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। तो देखो इस रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है दैट इज 0.693/K। टेम्परेचर इंक्रीज करने से K की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट हमेशा इंक्रीज करेगा, तो हाफ लाइफ डिक्रीज करेगी। ये भी सही हो गया, ये इंक्रीज तो हाफ लाइफ डिक्रीज। उसका आंसर बी भी सही हो गया। तीसरे ऑप्शन लिखा था हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये तो फर्जी हो गया, तो गलत हो ही गया। हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर की सबसे पहली प्रॉपर्टी है। टी हाफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। और लास्ट में लिखा था रिएक्शन प्रोसीड्स टू 99.6% कंप्लीशन 8 हाफ लाइफ। मैंने आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कराया हुआ है। 99.9% के लिए 10 हाफ लाइफ अप्रोक्सीमेटली, 99.6 के लिए 8 हाफ लाइफ रहेगी। अब ये सब टाइम बचाने वाले कॉन्सेप्ट है। अब तुम्हें अगर ये प्रूफ करना पड़ गया कि 8 हाफ लाइफ होगी तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा। तो मैंने आपको काइनेटिक्स में स्टैंडर्ड रिजल्ट सीधे सीधे याद करवाए हुए हैं। 10 हाफ लाइफ के लिए 99.9%, 8 हाफ लाइफ के लिए 99.6%। स्टैंडर्ड रिजल्ट डायरेक्ट यूज करना है, तो इसका आंसर ABD हो जाएगा। अब इस सबसे स्पीड बढ़ती है, बस अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट कुछ पता है तो उसका एडवांटेज होता है केमिस्ट्री का, क्योंकि यहाँ पे कुछ सीधे सीधे रिजल्ट यूज होते हैं आंसर्स में। तो उसका आंसर ABD हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अगले क्वेश्चन में आ जाओ। In the next question, it's given the correct functional group X for the reagent reaction condition Y in the following reaction scheme. तो देखो हमारे पास एक कंपाउंड है CH2 4 XX दोनों तरफ गिवन है। इसके एक कंपाउंड Y से रिएक्शन करा रहे हैं और फिर फाइनली हीट कर रहे हैं। तो जो कंपाउंड दिख रहा है पहले आप उसको पहचान पा रहे हो। दिस कंपाउंड इज एक्चुअली एडिपिक एसिड। 4 कार्बन के साथ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो दिस कंपाउंड इज एडिपिक एसिड। दिस कंपाउंड इज एडिपिक एसिड। और आगे देखो कंडेंसेशन पॉलीमर दिख रहा है, ये मतलब कहीं ना कहीं नाइलॉन 6,6 जैसी टाइप की रिएक्शन होगी। रिएक्शन कैसे होगी? नाइलॉन 6,6 टाइप की रिएक्शन होगी। तो मतलब यहाँ पे आपको अमाइन ग्रुप चाहिए बस टेक्निकली, क्योंकि कंडेंसेशन पॉलीमर बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस साइड पे अगर हमें अमाइन ग्रुप्स मिल जाएंगे या फिर अल्कोहलिक ग्रुप मिल जाएंगे तो ईस्टर जैसा केस बन जाएगा, पॉलिस्टर जैसा केस बनने लगेगा। तो यहाँ पे या तो अमाइन ग्रुप मिल जाए या फिर अल्कोहल मिल जाए। अब देखो ये एडवांस के पेपर की क्वालिटी है। अगर मेंस का पेपर होता तो हमें भी इसको सीधे नाइलॉन 6,6 ट्राई कर रहे होते और कुछ नहीं चेक करते इसमें। तो चूंकि एडवांस का क्वेश्चन है इसलिए दे में जनरलाइज द क्वेश्चन, और वही किया हुआ है उन्होंने। देखो तो क्वेश्चन को जनरलाइज किया है, तो बस अब हमें रिएक्शन मैकेनिज्म के हिसाब से सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें कंडेंसेशन पॉलीमर बनाना है। कार्बोक्सिलिक एसिड एक ग्रुप दिया हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ अमाइंस की रिएक्शन से पॉलिस्टर या अमाइड जैसे कंपाउंड बनेंगे, पेप्टाइड लिंकेज। और अगर अल्कोहल का केस लेंगे तो ईस्टर लिंकेज क्रिएट होगा। समझ आई बात? तो अगर अमाइन का केस लेंगे तो इसमें पेप्टाइड लिंकेज क्रिएट होगा, और अल्कोहल के साथ क्रिएट करेंगे तो ईस्टर लिंकेज आ जाएगा। दोनों केस में कंडेंसेशन पॉलीमर क्रिएट हो जाएगा। अब हमें चेक करना है इनमें से किस केस में कंडेंसेशन पॉलीमर बना पाएंगे। तो उसमें देखो अगर x की वैल्यू पहले केस में देखो तो वो
ईस्टर ग्रुप है। अब ईस्टर ग्रुप का अगर हम रिडक्शन भी कराएंगे निकेल हाइड्रोजन से, तो फिर फाइनली अल्कोहलिक ग्रुप नहीं मिल रहा आपको, तो उससे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन नहीं क्रिएट करा पाएंगे। अगला वाला केस देखो, CONH2 दे रखा है, उसमें भी सेम प्रॉब्लम है। CONH2 के निकल हाइड्रोजन हीट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इट वोंट कन्वर्ट टू फाइनली अमाइन ग्रुप। तो दो पॉसिबिलिटीज बची बस, ऑप्शन सी और डी ट्राई कर लो। तो सी केस में देखो, अगर CONH2 ग्रुप हुआ हमारे पास स्टार्टिंग अमाउंट और फिर Br2NOH करा दिया तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो स्टार्टिंग कंपाउंड CH2 होल 4 CONH2 ले रहे हैं और इधर भी CONH2 ग्रुप ले रहे हैं। इसकी रिएक्शन आपने Br2NOH के साथ कराई, तो इट इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, इट विल कन्वर्ट टू CH2 होल 4 NH2 and NH2, अमाइन ग्रुप आ गया। तो इससे आगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पॉसिबल है, will finally convert to NH2 CH2 whole 4 NH2 CONH2 ग्रुप NH2 ग्रुप में कन्वर्ट होता है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है ये, तो इससे कंडेंसेशन पॉलीमर हो जाएगा, इसका मतलब सी आंसर पॉसिबल है। दूसरे केस में अगर ये साइनाइड ग्रुप हुआ यहाँ पे, तो साइनाइड का रिडक्शन अगर हम निकेल हाइड्रोजन से कराएंगे तो ये CH2NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH2NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये देखो हेक्सामेथाइलिन डाइमाइन बन गया सीधे सीधे, ये नाइलॉन 6 क्रिएट कर देगा। समझ आएगा? क्लियर? तो अगर हमें ईस्टर वाले ग्रुप से समहाउ क्रिएट करना था कि हमारे लिए किसी भी तरीके से कंडेंसेशन पॉलीमर यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप क्रिएट करे, तो उसकी रिएक्शन LiLH4 से करानी चाहिए थी। अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम वाई की जगह अगर LiLH4 ले लेते तो इसका आंसर ए भी बन जाता। LiLH4 से रिडक्शन कराते तो CH2OH बन जाता, तो फिर पॉलिस्टर जैसे कंपाउंड बना सकते थे। एंड सिमिलरली बी के केस में भी CONH2 के साथ अगर LiLH4 लेते तो रिड्यूस होकर CH2NH2 बनता, तो भी आगे रिएक्शन करा सकते थे। तो इसके हिसाब से इसका आंसर बनेगा सी एंड डी। समझ आया कॉन्सेप्ट? तो बेसिक लॉजिक ये था कि आपको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करना था। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इज ओनली पॉसिबल जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ या तो ईस्टर लेते या अमाइन लेते, तो इधर ईस्टर और अमाइन दोनों के साथ रिडक्शन, ईस्टर या अमाइन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड एडिपिक एसिड से रिएक्शन होने के बाद कंडेंसेशन पॉलीमर बनना था। तो हमें ऐसी रिएक्शन सिलेक्ट करनी थी जिससे अमाइन या अल्कोहल क्रिएट हो जाए, तो वो ऑप्शन सी और डी में क्रिएट हो रहा है। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस 12th क्वेश्चन इज सी एंड डी। डन? चलो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 is given among the following compounds. Question number 13 is given among the following the number of compounds that can react with PCl5 to give POCl3। तो आपको PCl5 से POCl3 बनाना है, ठीक है। देखो PCl5 से POCl3 बनता कैसे, बस ये लॉजिक पहले दिमाग में सेट कर लो। तो दिस इज बेसिकली हाइड्रोलिसिस, अगर ध्यान से देखोगे तो आपका PCl5 ये है, इसमें वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बेसिकली और Cl माइनस लीव कराएगा, ये इसकी टेक्निक है बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, वाटर का अटैक होगा PCl5 को और Cl माइनस लीव करके एक OH ग्रुप लगेगा। ऐसा 2 बार हो जाएगा, ऐसा केस बनेगा पहले एक बारी, फिर एक बार और यही काम होगा, फिर 2 OH से फिर एक वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और लास्ट स्टेप में POCl3 बन जाएगा। या इसी स्टेप को एक बार और फॉलो कर लो, तो ये ऑप्शन का नोट कर देके यहाँ से Cl माइनस को फिर से लीव करा के POCl3 बना देगा। ये है एक्चुअली प्रोसीजर। तो जिस जिस केस में, तो इसमें H2SO4 और P4O10 स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं, तो उनके केस में मॉइस्चर कभी अवेलेबल ही नहीं हो पाएगा, तो वही बस POCl3 कन्वर्ट नहीं करेंगे, बाकी सारे केस करेक्ट हो जाएंगे।
तो सर मतलब बाकी सब केसेस में भी रिएक्ट वाटर ही करेगा, बाकी सब मतलब उनका कोई रोल नहीं होगा जिससे वाटर में CO2 अटैक कर सकते हैं या करस्पॉन्डिंग सब्सटेंस का लोन पेयर अटैक करा दो, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, बट सर मतलब मोस्टली SO2 के मॉइस्चर के केस रिएक्ट में करेगी इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस, द रिएक्शन विद द मॉइस्चर और वाटर बेसिकली। तो अटैक करने वाला ग्रुप कोई भी लिख लो, जैसे SO2 से आपने अटैक कराया तो SO2 के साथ क्या होगा कि सल्फर का लोन पेयर से अटैक कराओ, वाटर के लोन पेयर से अटैक कराओ, CO2 में ऑक्सीजन के लोन पेयर से अटैक करा दो। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन वो तो अटैक करना, फिर नॉर्डिक रिएक्शन ऑर्निक की तरह थोड़ी लिखेंगे, मतलब एक आइडिया बता दिया आपको कैसे करना है, बाकी प्रोसीजर वही है, आप करना वही है अल्टीमेटली। POCl3 बनेगा तभी जब 2 Cl हट के एक ऑक्सीजन लगेगा, और वो लगता कैसे आपको समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन का लोन पर अटैक करेगा, Cl हटा के एक O लगेगा, फिर एक बार और अटैक होगा, फिर दूसरा Cl हट जाएगा। टेक्निक तो यही है बस। H2SO और P4O10 are dehydrating agents, तो इनके केस में कभी रिएक्शन नहीं वर्कआउट करेगी, तो इस केस में इसका आंसर 4 होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सर वाटर के केस में तो हम H+ लीव करा देंगे जब O के लोन पेयर से अटैक कराएंगे, और बाकी केसेस में फिर बाकी केस में बोला ना, फिर टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी, जैसे अभी तुमने O2 के केस में पूछा है, मैंने बोला ना POCl3 बना और साथ में Cl2 बन गया। अभी तो इनऑर्गेनिक रिएक्शन इसे तो पूरी नहीं लिख रहा हूँ मैंने, आपको बेसिक रिएक्शन केवल वाटर अल्कोहल वाली बता दी, तो H2SO और P4O10 रिजेक्ट मार दिया, बाकी सबकी रिएक्शन लिख सकते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इट्स गिवन द वॉल्यूम इन द ml of 0.1 AgNO3 required for complete precipitation of chloride and present in 30 ml of 0.01 m solution of CrH2O5Cl Cl2। तो उसमें देखो 2 क्लोराइड आयन बस जो ब्रैकेट के बाहर वाले वही प्रेसिपिटेट करेंगे, बाकी सब तो प्रेसिपिटेट कर नहीं सकते, तो सीधी रिएक्शन लिख लो। तो CrH2O5Cl Cl2, इसका 30 ml 0.01 m दे रखा है, ये 0.3 हो गया, सीधे सीधे 0.3 मिलीमोल्स हो गया। तो अब अगर इसको आयोनाइज करेंगे तो ये बनेगा CrH2O5Cl CrH2O5Cl 2 प्लस एंड 2Cl माइनस, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.6 मिलीमोल आ जाएगी। 0.6 मिलीमोल अगर क्लोराइड आयन है तो 0.6 मिलीमोल Ag प्लस चाहिए होगा, तो Ag प्लस नीडेड इज 0.6 मिलीमोल, उस कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके 0.6 से इक्वल होगा, यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू 6 ml आ जाएगी। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में ये 15 दिया है 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl, ASP of AgCl is 1.6 into 10 to the power minus 10, 0.1 mole of CuCl, ASP is given, is added, then the resultant concentration of Ag plus in the solution is this, value of X report करना है। तो देखो उसमें क्या करा है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl है जिसमें आपने 0.1 m CuCl ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो तो 2 स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स का केस हो गया, बट उनके KSP में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो एक बार रिएक्शन लिखता हूँ पहले आपके लिए, तो AgCl से Ag प्लस Cl माइनस, इसका KSP दे रखा है 1.6 into 10 to the power minus 10, और CuCl के लिए लिखेंगे तो इट इज Cu प्लस एंड Cl माइनस, इसका KSP दे रखा है 1 into 10 to the power minus 6। तो आइडली ये साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का केस हुआ, तो यहाँ सॉल्युबिलिटी S1, यहाँ पे S1, यहाँ पे H2, यहाँ पे H2, और यहाँ S1 प्लस H2 कर देंगे, और यहाँ पे भी S1 प्लस H2 कर देंगे। ठीक है, जल्दी करने का दो तरीका यही है। अब यहाँ से उसने पूछा है रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इन द सॉल्यूशन, मतलब पहले वाला इक्विलिब्रियम सॉल्व करना है, तो इट इज S1 into S1 plus H2 is equal to 1.6 into 10 to the power minus 10, और दूसरे केस में H2 into S1 plus H2 की वैल्यू आ जाएगी 1 into 10 to the power minus 6। तो जल्दी सॉल्व करने का तरीका बताया था, दोनों को ऐड करके S1 plus H2 निकाल लेते हैं पहले, तो S1 plus H2 आएगा रूट ओवर 1.6 into 10 to the power minus 10 प्लस 1 into 10 to the power minus 6। अब 10 power minus 10 निकले से पहले उसको छोड़ दो, तो सॉल्व होकर सीधे 10 power minus 3 आ गया। अब यहाँ से S1 निकालना है, तो 1.6 into 10 to the power minus 10 डिवाइडेड बाय S1 plus H2,
दिस इज 10 पावर माइनस 3, तो ये सॉल्व होकर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 आ जाएगा। आपसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस ही पूछा, यानी हमें S1 ही चाहिए था, तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस x से कंपेयर करोगे, यहाँ से x वैल्यू 7 आ जाएगी। ऑल्दो आप इसे जल्दी भी कर सकते थे अगर आप ये प्रेडिक्ट कर लेते कि CuCl का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो AgCl के रिस्पेक्ट में हायर वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब तो क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो स्ट्रिक्टली CuCl से रेगुलेट होगी। तो हम S2 की वैल्यू या क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली रूट ओवर Ks भी लगा सकते थे, तो क्लोराइड आयन सीधे 10 पावर माइनस 3 आ जाता, तो भी उससे Ag प्लस निकाल सकते थे। दोनों तरीके से आप चाहो तो साइमल्टेनियस, क्योंकि दोनों पे Ks भी दिया था तो इट्स बेटर कि हम साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी लगाते हैं। बट अगर आप पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते कि ये वाली वैल्यू बहुत लार्जर है विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो क्लोराइड आयन स्ट्रिक्टली CuCl से रेगुलेट होगा रादर देन AgCl। तो CuCl में रूट ओवर Ksp लगा के सीधे Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन 10 पावर माइनस 3 लिख के Ag प्लस डायरेक्ट निकाल सकते थे। अदरवाइज बेटर तरीका यही था कि आप साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी लगाओ। ठीक है। Then question number 16 is given the number of hexagonal faces that are present on truncated octahedral. तो ट्रांकेटेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्लियर है पहले आपको? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में स्क्वायर बेस के पैरेलल प्लेन से अगर हम इसको कट करके एक स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बाहर निकाल दें हर कॉर्नर से, तो जो नई ज्योमेट्री क्रिएट होती है उसको बोलते हैं ट्रांकेटेड ऑक्टाहेड्रल। ये आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में अगर हम बेस के पैरेलल, स्क्वायर बेस के पैरेलल ऐसे कट लगाएं और उससे एक स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बाहर कर दें, तो जब स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री हर कॉर्नर से बाहर कर दोगे तो जो नई ज्योमेट्री बनती है उसको बोलते हैं ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल। तो ये एट ऑल कॉर्नर्स करो, और ऐसा काम अगर आप हर कॉर्नर पे कर दोगे तो इससे ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। अब देखो अगर आप हर कॉर्नर पे ऐसा काम करोगे तो जो उसका ट्रायंगुलर फेस है उसके तीनों कॉर्नर से कट लगेगा उसको, तो उसका कोई भी ट्रायंगुलर फेस पकड़ लो तो इस कट प्रोसेस में ट्रायंगुलर फेस पे 3 बार कट लगेगा, तो जो फाइनली ज्योमेट्री बीच में बचेगी वो कैसी होगी? इसके बीच में आप देखो जो ज्योमेट्री बच रही है वो क्या हो रही है? हेक्सागन। हेक्सागन फेस का क्रिएट होगा। जब आप इसके किसी भी एक फेस को चेक कर लो तो जितने फेसेस होंगे उतने ही हेक्सागोनल फेसेस क्रिएट होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ फेसेस इन ऑक्टाहेड्रल या better to say number of triangular faces in octahedron will be equal to number of triangular faces in octahedron will be equal to number of hexagonal faces in truncated octahedron. ये टेक्निकल। अब देखो कितने ट्रायंगुलर फेसेस हैं, तो 4 ऊपर मिलेंगे और 4 नीचे मिलेंगे, उसका फाइनली आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी 8। अब अगर फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट से पढ़ना है तो इसी में स्क्वायर फेसेस और काउंट कर लो। ये तो मैंने आपके हेक्सागोनल फेसेस काउंट कर दिए। अब अगर स्क्वायर फेसेस काउंट करोगे तो ऑक्टाहेड्रल का हर कॉर्नर जो है वो स्क्वायर फेस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के पैरेलल प्लेन से आपने कट किया है, तो वहाँ पे अल्टीमेटली क्या बचेगा? स्क्वायर। तो हर कॉर्नर स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर इसी क्वेश्चन को फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट से पढ़ना है तो अगर इसी में नंबर ऑफ स्क्वायर फेसेस पूछे जाएंगे तो उसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 is given the maximum number of isomers that are possible on monochlorination of the following compound। इसके मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट लिख डालो फटाफट, उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। और आइसोम स्टीरियो आइसोमर्स भी इंक्लूड करने हैं, तो यानी कि जीआई और साथ में चेक ओआई साथ में चेक करते चलना।
ठीक है, तो इसमें पहले डिफरेंट हाइड्रोजन पोजीशन चेक कर लो। तो डिफरेंट हाइड्रोजन देखो, एक ये है, एक ये है 2, एक ये है 3 और एक ये है 4। बाकी आगे वाले दोनों तो रिपीट है, तो उसे काउंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इन चारों स्ट्रक्चर्स को पहले लिख लो और बाद में स्टीरियो चेक कर लेना। तो पहला केस CH2Cl H, CH2CH3, CH2CH3, एक प्रोडक्ट तो ये हुआ। दूसरे केस में इसको CH3 रखो, उसको Cl करो, CH2CH3, CH2CH3। तीसरी पॉसिबिलिटी में इसको एक Cl लगा दो और बाकी सब इंटैक्ट रखो। अब चौथी पॉसिबिलिटी में लास्ट पोजीशन पे Cl लगा दो। ये आपके पहले पॉसिबल फॉर्म बन गए सारे, देखिए स्ट्रक्चर्स पहले हमने सब लिख लिया। डन। अब देखो पहले वाले में तो कोई स्टीरियो आइसोमर्स नहीं आ रही, दूसरे में भी कोई स्टीरियो आइसोमर्स नहीं आ रही। तीसरा वाला केस देखो, तीसरे वाले केस में क्या हो रहा है कि ये कायरल सेंटर बन जा रहा है, एक H, एक Cl, एक CH3 और एक बड़ी वैलेंसी, और एक कायरल सेंटर ये बन जा रहा है, एक CH3, एक H, एक CH2CH3 और एक CHCl CH3। तो दो कायरल सेंटर है और कोई सिमेट्री नहीं बन रही, तो उसको 4 काउंट करेंगे। उसका अगला केस काउंट करोगे तो उसमें देखो ये कायरल सेंटर ये बन रहा है, एक वैलेंसी CH3, एक H, एक CH2CH3, एक CH2CH2Cl, तो इसको भी 2 काउंट करेंगे। तो टोटल आइसोमर्स हो गए 4 + 2 + 2 मीन्स 8। ठीक है, उसका आंसर मार्क करेंगे 8। सारे क्वेश्चन है, कोई टेक्निकलिटी नहीं थी, आप आसानी से कर सकते हो। चले आगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का हो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। In question number 18 it is given the total number of contributing structures showing the hyperconjugation for the following carbocation। तो hyperconjugation के लिए number of alpha H काउंट करते हैं। For hyperconjugation हम लोग will count number of alpha H। will count number of alpha H। बस alpha H काउंट कर लो उसमें फटाफट एक बार जल्दी से। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लोगे। करेंगे तो देखो आपको समझ आएगा, 3 अल्फा एच ये है, 2 ये है, और इस वाले कार्बन को भी ध्यान से ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे एक H वैलेंसी और है। ये टोटल 6 अल्फा एच हो गया आपके लिए। सो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन विल बी, number of hyperconjugating structure will be equal to number of alpha H। वो हम लोगों ने काउंट करके 6 निकाल दिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखो। 19 लिखा, मैच द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉलम 1 विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन विद कॉलम 2। तो देखो CO2 सॉलिड फॉर्म जो है वो CO2 गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो उसको हम लोग फेज चेंज बोलेंगे, एलोट्रॉपिक चेंज नहीं बोलेंगे, क्योंकि एलोट्रॉप्स एलिमेंट्स के लिए होता है, CO2 कंपाउंड है। उसके बाद सॉलिड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो डेल्टा एच पॉजिटिव है। सॉलिड फॉर्म गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, इसलिए डेल्टा एच भी पॉजिटिव है। तो उसका आंसर हो जाएगा PR&S। समझ आया, ए वाले का आंसर हुआ PR&S। कैसे, सॉलिड फॉर्म गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है तो फेज ट्रांजिशन, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करेंगे तो हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसलिए डेल्टा एच पॉजिटिव। सॉलिड से गैसेस फॉर्म में ले जा रहे हैं तो रैंडमनेस भी बढ़ेगी, इसलिए एंट्रोपी इंक्रीज, तो डेल्टा एच पॉजिटिव। ठीक,
इसके बाद ऑप्शन बी में आओ। ऑप्शन बी में देखो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को हीट कर रहे हैं, तो उससे कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और CO2 गैसेस बन रहे हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को हीट कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और CO2 गैसेस बन रहा है। तो इसके इसमें फेज का तो कुछ चेंज है नहीं, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हुई गैस तो एस्केप करेगी। तो और एलोट्रॉप भी कोई चेंज नहीं हो रहा। डेल्टा एस पॉजिटिव होगा क्योंकि सिस्टम हीट कर रहे हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करोगे तब Ca और CO2 कन्वर्ट होगा, तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, डेल्टा एस पॉजिटिव, तो बी वाले की आंसर हो जाएगा। और एक सॉलिड फॉर्म एक सॉलिड प्लस एक गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो नंबर ऑफ गैसेस मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसका मतलब एंट्रोपी भी राइज करेगी। यहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ गैसेस मोल इंक्रीज कर रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। एंट्रोपी इंक्रीज करेगी तो डेल्टा एस पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले पार्ट में देखो, दो H रेडिकल कंबाइन होकर हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म बना रहे हैं। दो H रेडिकल कंबाइन करके हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म बना रहे हैं, तो ना तो उसको फेज ट्रांजिशन बोलेंगे ना एलोट्रोपिक चेंज बोलेंगे। दो H कंबाइन होकर H2 बना रहे हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी रिलीज होगी, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। और दो गैसेस सिस्टम कंबाइन होकर एक गैसेस सिस्टम में कन्वर्ट हो रहा है, तो एंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगी। तो इसके इसमें आंसर आ जाएगा टी। बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, दो एच रेडिकल कंबाइन होकर हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हुए, तो रैंडमनेस डिक्रीज करी। तो इस केस में रैंडमनेस जो है वो डिक्रीज कर रही है, इसलिए एंट्रोपी डिक्रीज करेगी, यानी डेल्टा एस नेगेटिव आएगा। और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए डेल्टा एच इसका नेगेटिव होगा। अगर इस प्रोसेस को लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, 2H रेडिकल से अगर हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म हो रहा है, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। क्यों एक्सोथर्मिक होगा? क्योंकि बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। बॉन्ड फॉर्म होने से एनर्जी रिलीज होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी सिस्टम की। दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, एंड देन द लास्ट फिनोमेनन, दिस इज व्हाइट फास्फोरस सॉलिड से रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो रहा है। व्हाइट फास्फोरस रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये फेज ट्रांजिशन भी है और एलोट्रोपिक चेंज भी है, क्योंकि व्हाइट फास्फोरस से रेड फास्फोरस एलोट्रोप चेंज भी हुआ है और इसका फेज भी चेंज हुआ है। तो दिस विल बी P and Q। और सर फेज ट्रांजिशन क्यों हुआ? फेज ट्रांजिशन का तो मतलब होता है किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। फेज ट्रांजिशन और फिजिकल स्टेट चेंज दो अलग अलग बातें हैं। फिजिकल स्टेट चेंज इज अ टाइप ऑफ फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन का मतलब वो जिस तरह के अरेंजमेंट में था वो किसी दूसरे तरह के अरेंजमेंट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको फेज चेंज तो बोलेंगे। व्हाइट फास्फोरस जो था वो सिंगल टेट्राहेड्रल यूनिट थी, रेड फास्फोरस में वो चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, तो उसका फेज तो चेंज हो ही गया ना, डिफरेंट फेज ऑफ फास्फोरस हो गई। फेज चेंज से केवल मतलब कि उसका अरेंजमेंट चेंज हुआ है? कुछ भी चेंज हो जाए सिस्टम के अंदर, उस सिस्टम को डिफरेंट तरीके से डिस्टिंग्विश कर पाओ तो इट इज डिफरेंट फेज। ठीक है, यस। नॉर्मली फिजिकल स्टेट जो चेंज होती है वो सबसे आसान तरीका होता है फेज चेंज का। अब एलोट्रोपिक चेंज है तो वो भी फेज चेंज ही हुआ एक तरीके से, तो डी वाले केस में फेज चेंज भी हुआ, एलोट्रोपिक चेंज भी हुआ। अच्छा, व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस के केस में आपको बताया कि जब हम व्हाइट फास्फोरस से रेड फास्फोरस की तरफ जाएंगे तो लीनियर पॉलीमर में कन्वर्ट हो रहा है, ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ चलेगा सिस्टम, तो प्रोसेस एनर्जी रिलीज वाला केस होगा, तो डेल्टा एच नेगेटिव। और एंट्रोपी इस केस में जो होगी वो डिक्रीज करेगी, क्योंकि व्हाइट फास्फोरस सिंगल यूनिट थी और रेड फास्फोरस लीनियर पॉलीमर हो गया, तो मोर बॉन्डेड सिस्टम हो गया, यानी एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। ये चीज बस स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ कर लो तो आपको समझ आ जाएगा। जो व्हाइट फास्फोरस होता है वो सिंगल टेट्राहेड्रल यूनिट्स होती है, और जो रेड फास्फोरस होता है उसका लीनियर पॉलीमर होता है। ये आपका व्हाइट फास्फोरस है। और उसको अगर रेड फास्फोरस में कन्वर्ट करेंगे तो लीनियर पॉलीमरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मोर बॉन्डेड सिस्टम में कन्वर्ट हुआ तो एनर्जी तो रिलीज होगी, तो इस प्रोसेस का डेल्टा एच नेगेटिव होगा और डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा। लेकिन तो इस व्हाइट फास्फोरस से रेड फास्फोरस जाने के लिए हीट करना पड़ता है।
व्हाइट फॉस्फोरस से रेड फॉस्फोरस जाने के लिए, सी दैट इज अ डिफरेंट केस, क्योंकि दोनों काम हो रहे हैं ना, एंट्रोपी भी तो डिक्रीज कर रही है। एक्चुअली बॉन्डिंग देखो ना सिस्टम की, जो पहले व्हाइट फॉस्फोरस था वो लेसर बॉन्डेड सिस्टम था, फाइनल सिस्टम मोर बॉन्डेड सिस्टम है, तो उसका डेल्टा एच जो है वो प्रोवाइड मतलब एनर्जी रिलीज वाले फॉर्म से जाएगा। सिस्टम को हीट करना है नहीं करना, वो तो नेट रिएक्शन चेक करोगे ना, नेट आउटकम क्या हुआ। अगर आपने किसी सिस्टम को पहले कुछ एनर्जी प्रोवाइड करी, बाद में एनर्जी रिलीज हुई, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन इस बात से थोड़ी डिसाइड करते हैं कि हीट प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो क्या करते हैं, पहले एक्टिवेशन एनर्जी बराबर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बाद में एनर्जी रिलीज होती है। तो प्रोसेस चेंज करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। नेट आउटकम देखेंगे कि जो एनर्जी दी वो देने वाली ज्यादा थी या रिलीज होने वाली ज्यादा थी, तो वो सिस्टम के बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड सिस्टम से पता चलता है। मोर बॉन्डेड सिस्टम की तरफ जाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है सर बी का पी क्यों नहीं होगा? बी का पी क्योंकि फेज चेंज नहीं हुआ ना, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म से कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में ही तो है, CO2 उसके साथ मिक्स थोड़ी ना हो रही है। और अगर हो जाती तो मतलब उसे नहीं स्किप करने देते? सोल्यूशन में तो वैसे ही फेज नहीं चेंज होता, तो एक ही फेज होता है। मतलब डिफरेंट फेज हो रहे हैं, मतलब दो डिफरेंट फॉर्म एक साथ क्रिएट होती है एक ही सिस्टम के अंदर, तो वो तो क्रिएट नहीं हो रही ना, उसको फेज ट्रांजिशन नहीं बोल सकते। नंबर ऑफ फेजेस बढ़ गए, एक सब्सटेंस का दूसरा फेज क्रिएट होना चाहिए, तो सब्सटेंस ही अलग हो गया ना। या तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड से कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और CO2 गैसेस दो अलग अलग सब्सटेंस बन गए, तो दिस इज नॉट फेज चेंज। उस सब्सटेंस का फेज नहीं चेंज हुआ ना, दो अलग सब्सटेंस हो गए, सब्सटेंस ब्रेक कर गया, तो दो अलग अलग Yes. फेजेस क्रिएट हो गए, एक CaO एक CO2, तो फेज ट्रांजिशन नहीं हुआ, उस सब्सटेंस का फेज नहीं चेंज हुआ, दूसरा सब्सटेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, तो उसका डी Yes, वाला sir. आंसर अगर लिखेंगे तो ये चेंज होकर आएगा हमारे लिए P Q और T। इसका आंसर चेक कर लो एक बार फटाफट। ए का आंसर हो गया PRS, बी का आंसर हो गया RS, सी का आंसर हो गया T और डी का आंसर हो गया PQT। ओके so A is PRS, B is RS, C is T, D is PQT। डन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन लिखा है मैच द रिएक्शंस in the column with the appropriate type of steps or reactive intermediates involved in these reactions। अब आपको देखो रिएक्शन देखते हो चलना है, तो देखो सबसे पहली रिएक्शन जो है उसमें दो कार्बोनाइल कार्बन दिए और NaOH के साथ रिएक्शन हो रही है, और अगर आप प्रोडक्ट ध्यान से देखो तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल बन रहा है। प्रोडक्ट देखो सबसे पहले अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल है, मतलब ये रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन हुई आपके हिसाब से। जल्दी करने का तरीका यही होता है, रिएक्शन की कीवर्ड पकड़ो पहले, तो दिस रिएक्शन इज एल्डोल कंडेंसेशन, तो इसका मतलब इसमें पहले एक कार्बोनाइल बनाया होगा हमने इस वाली पोजीशन पे, और इसको इस पर अटैक करा दिया होगा, तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा। तो उसमें डिहाइड्रेशन हो रहा है क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और कार्बोनाइन के थ्रू जाएगा। समझ आ गई बात। दिस रिएक्शन टाइप इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड देन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोनाइन बना के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराते हैं कार्बोनाइल के ऊपर ही। तो उसका आंसर अगर मार्क करेंगे तो ये डिहाइड्रेशन हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ और कार्बोनाइन फॉर्मेशन हुआ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये नहीं है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी नहीं है। क्लियर, फर्स्ट पार्ट क्लियर। चलो सेकंड पार्ट पे आओ। सेकंड वाले केस में देखो क्या कर रखा है हमारे पास, एक कार्बोनाइल कार्बन एक हैलाइड है और उस पे CH3MgI की रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले रिएक्शन टाइप इज CH3MgI, और जो प्रोडक्ट दे रखा है पहले आपको ये समझना है कि प्रोडक्ट बना कैसे होगा। आपसे ये नहीं पूछा है कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। आपको प्रोडक्ट गिवन है तो आपको पहले ही प्रेडिक्ट करना पड़ेगा प्रोडक्ट बना कैसे होगा, तो उससे हम इसकी मैकेनिज्म डिसाइड कर पाएंगे। तो आप देखो उसमें सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो कार्बोनिल कार्बन है उसके ऊपर रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराओ पहले। तो CH3MgI ने एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करा है, क्योंकि आप देखो जिस कार्बन से ऑक्सीजन कनेक्टेड है उस पर एक CH3 दिख रहा है, ये क्लू है जिससे हमें पता चला कि ऐसा करना पड़ेगा हमें।
तो ये O माइनस बना होगा, यहाँ एक CH3 लग गया होगा, फिर ये CH2 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 Cl है, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ये ऑक्सीजन जो है इस कार्बन पर अटैक करके Cl माइनस को लीव करा देगा और ये 5 नंबर की रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन मार्क कर लो आप फटाफट, दिस इज 1 2 3 4 और 5वां ऑक्सीजन हो गया, तो 5 नंबर की रिंग में कन्वर्ट हुआ। समझ आई बात? तो हमारा फाइनल आंसर जो गिवन है वही सेट कर देते पहले, तो आंसर के हिसाब से ये ऑक्सीजन 5 नंबर रिंग और इस पर एक CH3, ये आंसर हो गया। तो आंसर तो फिट हो रहा है जैसे हमने मैकेनिज्म लिखी उसी हिसाब से। अब टाइप ऑफ मैकेनिज्म देख लो। पहले स्टेप में क्या हुआ है, ग्रिग्नार्ड एजेंट ने न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराया। फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज अटैक ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट और कार्बोनिल कार्बन। So type of reaction is न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और बाद में जो O माइनस बना है उसने एल्काइल हैलाइड पे अटैक करा है और Cl माइनस को सब्स्टिट्यूट करा है, तो टाइप ऑफ रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहीं नहीं हुआ है, कार्बन आयन कहीं फॉर्म नहीं हुआ है और डिहाइड्रेशन नहीं हुआ है, तो उसका आंसर हो गया P&S। समझ आया? ये जो पहला स्टेप है जिसमें ग्रिग्नार्ड एजेंट का अटैक हुआ है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, और जो O माइनस का Cl माइनस में अटैक हुआ है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ये पहला स्टेप जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, और जो दूसरा स्टेप है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके बाद तीसरी रिएक्शन देखो, तीसरा रिएक्शन में देखो ईस्टरिफिकेशन है। हाँ नहीं, ईस्टरिफिकेशन नहीं, सॉरी। तीसरे स्टेप में क्या करा गया है, तीसरे स्टेप में देखो क्या कर रहे हैं कि आपको H2SO4 दिया हुआ है, तो पहले क्या करा होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि ऑक्सीजन 18 देखो फाइनल प्रोडक्ट में रिटेन हो रहा है, आपको इस रिएक्शन में प्रोडक्ट नहीं सोचना है, आपको जो प्रोडक्ट दिया उसके बेसिस पे मैकेनिज्म प्रेडिक्ट करनी है। तो अगर हम अगले सवाल को डील करें तो उस क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पहले उसने ऑक्सीजन पर अटैक किया होगा, और बाद में जो OH बना है उससे OH2 प्लस से वाटर एलिमिनेट करा के एल्कीन बनाई गई होगी। समझ आया प्रोसीजर? तो पहले मैं इसकी रिएक्शन लिखूं अगर, तो दिस इज द रिंग, ये C डबल बॉन्ड एक ग्रुप है, उससे 3 कार्बन कनेक्टेड है, CH2 CH2 CH2, तो OH और ऑक्सीजन 18 इस पे मार्क्ड है। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने पहले इस पर अटैक करा, तो ये पहले एक 5 नंबर रिंग कनेक्ट हुई होगी इससे आके, और इस पोजीशन पे OH बना होगा। इसके बाद H+ देंगे तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और एल्कीन फॉर्म हुई होगी। और पहले मैकेनिज्म पे ध्यान दो तो आपको पूरा प्रोसेस समझ आएगा। ये देखिए आपका प्रोडक्ट बन गया है, यही प्रोडक्ट चाहिए हमको, देखो रिएक्शन में पहले रिएक्शन एंड प्रोडक्ट मैच करा लो, तब आगे के स्टेप समझ में आएंगे। तो पहले स्टेप में अल्कोहल का अटैक हुआ है न्यूक्लियोफिलिक कार्बोनाइल के ऊपर, तो टाइप ऑफ रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और डिहाइड्रेशन भी इसमें हुआ है क्योंकि वाटर एलिमिनेट हुआ है। कार्बन आयन फॉर्म नहीं हुआ कहीं पे भी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हुआ है, तो इसके आंसर मार्क करेंगे। तो इसमें एक तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ और एक डिहाइड्रेशन हुआ, तो R&S। उसका लास्ट स्टेप देख लीजिए, लास्ट स्टेप में क्या करा है, H2SO4 ऐड किया है, तो OH2 प्लस 1 के पहले वाटर एलिमिनेट हुआ हुआ कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन का बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि बेंजीन के ऊपर एक ही रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो उसमें कार्बोकेटाइन के थ्रू रिएक्शन गई होगी। तो 3 कार्बन 4 कार्बन है, लिखो पहले फटाफट, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, 1 2 3, यहाँ पे OH होने के बाद अगर आपने सबसे पहले H+ दिया है इसको तो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, और फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ये 3 कार्बन, चौथा कार्बन, यहाँ 2 CH3, ये प्लस बना होगा, इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये आपका फाइनल आंसर बन रहा है। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, और पहले स्टेप पे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो वही है।
तो उसका आंसर मार्क करेंगे तो क्यू एंड आर हो जाएगा। पहले स्टेप में H+ देके वाटर एलिमिनेट करा के कार्बोकेटाइन बनाया, सो डिहाइड्रेशन, और कार्बोकेटाइन से बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म किया है, तो क्यू एंड आर। तो इसका फाइनल आंसर चेक कर लीजिए एक बार। आंसर बनेगा इसका, पी का आंसर हुआ RST, बी का आंसर हुआ PS, सी का आंसर हुआ RS और डी का आंसर हुआ QR। RST, PS, RS है QR। ठीक, so this completes your paper.